नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल PCS टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सेट नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। सेट नंबर 8 से पहले जो 1 से लेकर 7 नंबर सेट तक हमने देखा कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनके सवाल अब बार बार आने लगे हैं, तो हमें उन चैप्टरों पर भी कमांड करना है, साथ ही अपनी कमियों में सुधार भी करते चलना है ताकि हम आगे जो भी सेट हैं उसमें अपने मार्क्स बढ़ाते चलें। देखिए, जब आप पीछे वाले सेट को आप बनाते हैं तो अगला सेट में आप ज़रूर टारगेट रखें कि कम से कम 1-2 नंबर ही, लेकिन हम ज़रूर वृद्धि विकास कर लें। एक बात और जानिए, अगर आप जानते हैं कि पीछे वाले सेट में अगर ये सवाल बार बार आ रहे हैं तो अगर अगले सेट में ये सवाल आए तो हमसे बनना चाहिए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो आज हम सेट नंबर 8 को देखेंगे और इनके सवाल के बारे में जानेंगे कि यहाँ कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सवाल पूछे गए हैं, साथ ही किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो आइए सेट नंबर 8 को शुरू करते हैं। सेट नंबर 8 में मैंने मैथ को 4 भागों में बांटा है: अर्थमेटिक, ग्राफ, एडवांस और माध्य माध्यिका बहुलक, क्योंकि ये अब एक मेन चैप्टर हो गया है। यहाँ से 3 सवाल आ रहे हैं और याद रखिए, अगर आप माध्य माध्यिका बहुलक, मीन, मीडियन, मोड को छोड़ देते हैं तो ये 3 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। और अर्थमेटिक से 24 क्वेश्चन, ग्राफ से 3 क्वेश्चन, एडवांस से 4 क्वेश्चन। आप ये भी देख रहे होंगे कि एडवांस के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 पूछा जा रहा है, लेकिन सारे सवाल के लेवल वही है। त्रिकोणमिति उसी लेवल का पूछ रहा है। त्रिकोणमिति 3-4 टाइप से ही पूछता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाता है। अर्थमेटिक के सवालों को आप देखेंगे कि 24 के 24 बनाने लायक सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमें अर्थमेटिक, ग्राफ, एडवांस और ये माध्य माध्यिका बहुलक यानी मीन, मीडियन और मोड, इन सारे चैप्टर पर हमें बेहतर ढंग से ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, आप मैथ में रीजनिंग से भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं क्योंकि मैथ के ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 25 क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन वही 58, 59, 60 के एवरेज में पूछा जा रहा है। आप 60 लेकर चले परीक्षा में कि 60 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है, और कोशिश करें कि इस 60 में 60 क्वेश्चन आप बनाएं। कोशिश करें कि ये सवाल आपसे नहीं छूटे। देखिए, एनटीपीसी एग्जाम में अगर मैथ रीजनिंग आपका बेहतर रहा तो बिल्कुल आप रिजल्ट तो 80% तैयार हो गए रिजल्ट निकालने के लिए। अब जीएस बस आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कुछ भी जीएस आपको सपोर्ट कर देता है तो आप 70-80 नंबर पर बहुत आसानी से चले जाएंगे। तो ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि 55 नंबर कम से कम 60-59 नंबर में हम उठा लें। 1-2 गलतियां होना आम बात है, लेकिन कोशिश तो ये कीजिए कि गलती ना करें। अगर सवाल ही गलत हो तो गलत हो, ऐसे गलती हम ना करें। अगर हम जनरल स्टडी, जनरल साइंस और अदर सब्जेक्ट की बात करें तो सेट नंबर 8 में हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी से 5, पोल साइंस से 1 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी जनरल स्टडी के पेपर से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप सेट बना रहे होंगे तो आप ये भी देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी के सवाल कहाँ से आ रहे हैं। बहुत एकदम लो कैटेगरी का सवाल होता है, साथ ही कहीं ना कहीं पीछे सेट में वो सवाल आ चुका होता है। चलिए, हिस्ट्री ये सब के सवाल हम तो कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन में कम से कम भी अगर हम करें तो 7-8 क्वेश्चन तो आप सही करने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि 7-8 क्वेश्चन हम सही कर लें। देखिए, आप 40 क्वेश्चन में से सिर्फ 25 क्वेश्चन का ही तो हम टारगेट रखें कि 25 क्वेश्चन आपको लाना है। तो आप देखिए कि दोनों पोर्शन में मेरा कौन अच्छा है। अगर आपका साइंस अच्छा है तो साइंस को आप 12 में 10 करने की कोशिश कीजिए, और अगर ये आपका आर्ट्स पेपर कमज़ोर है तो आर्ट्स को थोड़ा लेवल में ले चलिए। आपको तो हर हाल में, किसी भी हाल में लेवल तो आपको बनाना होगा रिजल्ट के लिए, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं 25 नंबर। अगर 25 नंबर इधर नहीं लाते हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। देखिए, जनरल साइंस में फिजिक्स से 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन और टेक्निकल यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है लूसेंट में जाइएगा तो वो आपको साइंस के बाद मिलेगा, और इसमें ज़्यादा सवाल बस 2 से 3-4 पन्ना का इसमें सवाल होता है, और इसमें से भी आप छाट के पढ़ सकते हैं। सभी उपग्रह के बारे में नहीं पढ़ना है, पहला कौन है या कोई बढ़िया कारनामा किया उपग्रह उसके बारे में पढ़ना है। तो याद रखिए आपको कोशिश करना है कि ये चैप्टर हम जरूर कंप्लीट करें। देखिए, छोटा छोटा नंबर से और एक एक नंबर से आपका 50 या 25 नंबर आएगा, एकाएक नहीं आएगा। और अपनी कमियों को अगर आप प्रत्येक दिन नहीं सुधार करने की कोशिश करते हैं तो ये 80 नंबर लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आते हैं। देखिए, इसमें रेलवे में तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी लागू होता है। अगर 70 नंबर है, गलत सही कुछ लेवल का आया
तो 75 हो गया। लेकिन हमको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, हमको ये कोशिश करना है कि हम 80 ले आएँ। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप 80 का टारगेट रखते हैं तो बिल्कुल इस बार आप NTPC एग्जाम में मेरिट तक पहुँचेंगे और इस बार आप स्टेशन मास्टर जरूर बनिएगा। चलिए आइए, अगर तो साइंस में कुल 12 क्वेश्चन पूछे गए, तो वहीं अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें तो मिसलेनियस से 6 सवाल आ रहे हैं। आप सभी सेट में देख रहे होंगे कि मिसलेनियस से सवाल बहुत आ रहे हैं, तो आपको मिसलेनियस पर काम करना शुरू करना होगा। स्पोर्ट्स 2 क्वेश्चन, करेंट 3 और कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन है। कंप्यूटर, टेक्निकल और मिसलेनियस, ये 3 पोर्शन आपको बेहतर ढंग से तैयारी करनी चाहिए। तो इन तीनों को तो आप छोड़िए मत, बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तीनों जो टॉपिक हैं बहुत आसानी से नंबर दे के जाते हैं। इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए? 14 क्वेश्चन। तो 14, 12 और 15 जोड़कर 41 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन में से वही टारगेट हमें 80 क्वेश्चन का रखना है। देखिए, जब तक आप अपनी कमी कैसे सुधारेंगे और GS के कैसे आप नंबर उठा सकते हैं। देखिए, आप जान रहे हैं कि मिसलेनियस से सवाल बार बार आ रहा है। अब मिसलेनियस के कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिससे हमेशा सवाल आते रहा है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक खेल हो गया। तो स्पोर्ट में चले जाएंगे, फिर भी मिसलेनियस के बाद आपको मिलेगा देखने के लिए, जैसे दिवस हो गया। आपके हर सेट में एक दिवस क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, फलाना दिवस कौन सा है, फलाना दिवस कौन सा है। तो याद रखिए, ये सब चीज़ में अगर आप जानते हुए भी कि नंबर यहाँ से मेरा आ रहा है इस टॉपिक से और आप उसे छोड़ दीजिएगा, तो ये आपके लिए 40 में 25 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है, याद रखिए, अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 60 से 70 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि इस बार NTPC एकदम 100% क्रैक हो, तो बिल्कुल आप कोशिश करें कि NTPC के लिए इस योजना के द्वारा क्रैक करें। देखिए, इस तैयारी में क्या होता है ना कि 2 तरह के लड़के होते हैं। एक लड़के होते हैं जो सोचते हैं कि 8 महीना आप तैयारी नहीं किए तो 2 महीना क्या कर लेंगे, और एक लड़के होते हैं जो अंतिम दौर के ही 2 महीना में जी जान लगा देते हैं। और याद रखिए, जो अंतिम दौर में मेहनत किए हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस का योगदान रिजल्ट में बहुत ज़्यादा है। अगर आप बढ़िया ढंग से सेट प्रैक्टिस करते हैं और अपनी कमियों को सुधारते हैं तो 4-5 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, अगर आप प्लानिंग से सही तैयारी करते हैं तो आपको महसूस होने लगा होगा कि काश हम पहले से तैयारी शुरू करते तो और बेहतर तैयारी हो जाती है ना। जैसे मुझे लग रहा है कि काश पहले से पढ़ाते तो लड़कों को और बढ़िया पढ़ा पाते। लेकिन ऐसा चलो जो भी है, जिस वजह से उधर BPSC का एग्ज़ाम था जिसके कारण हम NTPC पर कभी ध्यान नहीं दिए, अभी इस एग्ज़ाम के लिए आ गया है तो सोचे कि चलो बच्चों को सेट प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो आपको कम से कम इसका फ़ायदा उठाना है। देखिए, मेरा मेंस होने के, दरोगा का मेंस और BPSC के मेंस होने के बावजूद मैं आपको NTPC के बारे के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि अगर सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इतने कष्ट कर करके भी मैं आपके लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जी जान लगा करके मेहनत करें। क्योंकि अगर आप सफल होइएगा तो हमको खुशी मिलेगा इस बात का कि मेरे बच्चे सफल हो रहे हैं। तो आपको ये ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि बहुत मन से मेहनत करें। अभी 2 महीना तैयारी बहुत लंबा टाइम, अभी भी 2 महीना बहुत टाइम है। 2 महीना अगर आप बढ़िया से तैयारी कर दीजिएगा तो NTPC क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस का सवाल आता नहीं है जो बहुत भास्ट होता है। आप आसानी से अर्थमेटिक इन सब सवालों को देख सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। अगर आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो 72 सेट है। अगर आप बढ़िया ढंग से 72 सेट का मैथ, रीजनिंग और GS भी कमांड कर जाइएगा तो आप लिख लीजिए हमसे कि आप एकदम 70-80 नंबर आराम से ले आइएगा। लेकिन आपका तरीका बढ़िया होना चाहिए। देखिए, प्लेटफॉर्म के जो बुक लिखे हुए हैं सेट का, जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है 3 वॉल्यूम में, तो इन तीनों वॉल्यूम में जाइएगा तो पीछे क्वेश्चन के बाद व्याख्या भी दिया हुआ है जिसमें GS को समझाया गया है। कहीं गलतियां मैथ रीजनिंग में है, कहीं सुधार करने की जरूरत है, कहीं GS में कहीं पर प्रॉब्लम मिलते हैं, तो उन चीज़ों में हमें बदलाव करते हुए चलना है और कोशिश कीजिए उसके व्याख्या को भी कंप्लीट करने का। व्याख्या को अगर कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत सारे GS, लगभग 7000 GS दिए हुए हैं टोटल मिला करके, अगर व्याख्या के साथ आप गिनते हैं तो, और उतना GS कवर कर जाइएगा तो आपके 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। साथ ही रेलवे के GS के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। रेलवे का GS थोड़ा सा हटकर होता है BPSC के द्वारा। BPSC में एक सब्जेक्ट से फिक्स सवाल होता है कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ फिक्स सवाल बहुत कम होता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको उन कमियों को पूरा करना है। तो आइए आज सेट नंबर 8 के सवालों को देख लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का सवाल सेट नंबर 8 में पूछा गया है और हमें किस तरह के सवाल से सामना करना पड़ता है, उसे कैसे हम डील करें, किस तरह। देखिए, आप जब कई लड़कों को ये लगता होगा कि भैया जब मैथ बता रहे हैं तो कई जगह ऐसा कर रहे हैं कि लॉन्ग मेथड ही यूज कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं यूज कर रहे हैं। देखिए, ये सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम कई सवालों के ट्रिक जानते हुए भी आपको नहीं बता पा रहे हैं। इसका वजह ये हो जाता है कि अगर हम ट्रिक बताएं तो सबको जरूरी नहीं कि वो ट्रिक समझ में आए, हो सकता है उस ट्रिक को समझाने के लिए कुछ और सवाल हमको बताना पड़ जाए। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम न होने की वजह से हम सेट प्रैक्टिस में जिस तरह से सभी बच्चे समझ जाएं उसी तरह से मैथ को बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज सेट नंबर 8 को शुरू करते हैं। सेट नंबर 8 का सबसे पहला सवाल इकोनॉमिक्स से दिया गया है। देखिए क्या कहता है
कि नीचे दिए गए विवरणों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के सही जवाब दीजिए। तो एक विवरण दिया हुआ है 4 लाइन का जिसको पढ़ना है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुद्रास्फीति को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि ज़्यादा मुद्रा में कम सामग्री मिलता है। देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का मान गिर जाना, यानी ज़्यादा पैसा ले जाइएगा तो कम सामान आपको मिलेगा। कहता इससे कीमतें बढ़ती है और मुद्रा की खरीद शक्ति कम हो जाती है, इसलिए किसी को समाप्त स्तर के उपयोग के लिए ज़्यादा मुद्रा खर्च करने पर बाध्य होना पड़ता है। और दिए गए कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 4 गो। मुद्रास्फीति में मुद्रा का जब मान गिर जाता है तो आप जब पैसा लेकर के मार्केट जाते हो तो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और वस्तु कम मिलता है। कहता है पहला ऑप्शन, ज़्यादा उपभोग के कारण कीमत बढ़ती है। अगर हम किसी वस्तु का उपयोग ज़्यादा कर देंगे तो उस वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, अगर किसी वस्तु का उपयोग हम ज़्यादा करना शुरू करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा और उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा, मूल्य और गिरना शुरू हो जाता है। कीमतों में वृद्धि आपूर्ति और मांग से संबंधित है। कीमत में जो वृद्धि होती है वो आपूर्ति और मांग से संबंधित होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपूर्ति ज़्यादा हो रहा है और मांग ज़्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगा। अगर आपूर्ति और मांग पर निर्भर करती है बात आती है, लेकिन ये सटीक ऑप्शन नहीं कह सकते हैं। सी नंबर पर आइए, सामग्री की ज़्यादा आपूर्ति होने पर कम मांग होने के कारण कीमत बढ़ती है। ऐसा नहीं है, अगर सामग्री की ज़्यादा आपूर्ति हो जाएगी, हमको ज़्यादा सामान मिलने लगेगा तो मांग होने के कारण कीमत बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सामग्री को कम आपूर्ति, सामग्री मिले ही नहीं आपको और मांग ज़्यादा हो तो कीमत बढ़ जाएगी, ये बात सही है। अगर आप मान लिया जाए हम वस्तु का क्या है मांग बहुत ज़्यादा है और आपको क्या है कहता है सामग्री आपूर्ति ही ना हो, यानी मिले ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जैसे मार्केट गए किसी वस्तु को लेने के लिए, खरीदने के लिए, मान लीजिए आज हम सब्जी लेने गए करेला का, और करेला मार्केट में नहीं मिल रहा है और एक जगह 40 रुपये केजी मिल रहा है, तो अगर आपका खाने का मन होगा तो आप 40 रुपये पर भी खरीद लीजिएगा। तो वही होता है, अगर वस्तु नहीं मिलता है और मांग ज़्यादा होता है तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसका आंसर डी नंबर ज़्यादा सटीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का मतलब हुआ एलसीएम। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 78 है। कहता इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनका योगफल बताइए। संख्या का योगफल बताना है। देखिए बाबू, सबसे पहला बात याद रखिए, लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो 2 कोप्राइम नंबर संख्याओं का गुणनफल भी होता है। कोप्राइम का मतलब है 3, 5, 5, 7 जो सिर्फ अपने आप और 1 से कटे, यानी सह अभाज्य संख्या, तो उनका गुणनफल भी लघुत्तम कहलाता है। तो इनका गुणनफल करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। लेकिन लघुत्तम तो कहला गया, लेकिन लघुत्तम का मान कितना दिया हुआ है? 78। तो 6 यूनिट बराबर कितना? 78। तो 1 यूनिट का मान कितना? 13। 13 छक 78 कट जाता है। तो 1 यूनिट का मान अगर 13 है तो 2 यूनिट का मान 26 और 3 यूनिट का मान 39। इन दोनों का योग पूछ दिया, दोनों संख्या का, दोनों संख्या योग निकालेंगे तो 9 6 15, 3 2 5 1 6, योग कितना आ गया? 65। इन दोनों का गुणनफल लघुत्तम कहलाता है और लघुत्तम 78 दिया था। 1 यूनिट का मान 13, तो 2 और 3 यूनिट का मान निकालिए, संख्या निकल गया और संख्या का योग कर दिए, आ गया 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक ट्रेन की चाल, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। एक ट्रेन की चाल दी हुई है, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, कहता है 15 सेकेंड में पार कर जाती है। समय भी दे दिया 15 सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछ दिया 15 सेकेंड दे दिया और आपसे पूछ दिया दूरी बताइए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यही होता है दूरी का फार्मूला। दूरी निकालना है आपको, लेकिन आप गौर करना है कि ये दुगुना तब होगा जब 1 इकाई में होगा। यहाँ सेकेंड में है 15 सेकेंड और यहाँ किलोमीटर में है, तो ये गड़बड़ है, आपको मीटर में लाना होगा। तो ऐसे भी दूरी ज़्यादातर मीटर में ही पूछा जाता है। तो देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में लाने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। आप पढ़े हैं, अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना होता है, और अगर मीटर प्रति सेकंड में है और लाना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो गुना कर दिए तो ये मीटर में बदल गया। अब 15 सेकंड है, 15 सेकंड गुना कर देंगे, यानी चाल गुने समय। अब देखिए 5 तिया 15 या 18 चौके 72, सीधे काट देते हैं। 5 तिया 15 छोड़ दीजिए, 15 को ऐसी
18 चौक 72, 5 चौक 20 यानी 15 दूनी 30, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है। आपसे यही पूछा था ट्रेन की लंबाई क्या है, तो बस फार्मूला पर था, फार्मूला पर बैठा दीजिए, आंसर निकल गया। सवाल बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सोलर सूर्य से संबंधित है तो वैसे लूनर किससे संबंधित होगा। सोलर आप सुने होंगे, सौर ऊर्जा, सौर प्लेट, तो सोलर सूर्य से संबंधित है, उसी तरह लूनर चंद्रमा से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सो देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट यानी 4 इकाई दिया हुआ है। क्षेत्रफल पूछ दिया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3 भुजा स्क्वायर, भुजा ए मानते हैं, भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा का मान कितना है 4 गुने 4, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 4 कैंसिल, 4√3 हो गया क्षेत्रफल। तो बस फार्मूला पर था, ज़्यादा डीपली नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको मिस प्रिंटिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, क्योंकि इनके जो व्याख्या करके बनाए हुए सवाल हैं, इन सवाल में उनका व्याख्या सही ढंग से नहीं बना हुआ है, एक लॉजिक नहीं है बनाया हुआ का, इसलिए 6 नंबर को हम गलत की श्रेणी में रख रहे हैं। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका हमको जवाब दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। कई जगह ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर गलतियाँ हुई है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो गलती है सो गलती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विद्यालय क्या होता है कि अगर कोई देश अंतरिक्ष के लिए या किसी प्रकार का शोध कर रहा होगा अंतरिक्ष के लिए, तो उसमें उसकी मदद करता है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है। तो इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या हैं, USA हैं, कनाडा हैं, UK हैं और फ्रांस है। आंसर डी नंबर जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। 15वें प्रधानमंत्री 2014 के लोकसभा चुनाव में बने थे, और 14 का लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें प्रधानमंत्री किनको चुना गया था, नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी है 15वें प्रधानमंत्री, और उस समय 16वीं लोकसभा था। अभी कईवीं लोकसभा चल रहा है, 17वीं लोकसभा। परीक्षा में आ भी चुका है, सवाल एक बार आया था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। 8 नंबर GS था प्रधानमंत्री वाला। 9 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक अभाज्य संख्या में किस कहता है, खाली स्थान है लिखा हुआ, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में। तो सबसे पहले बात जानिए अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। वैसी संख्या जो एक के अलावा यानी एक को छोड़कर सिर्फ अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, यानी उसका गुणनखंड बस एक होना चाहिए और खुद होना चाहिए और किसी से नहीं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब देखिए सिर्फ अपने आप से कटेगा, यानी 7 का 7 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 11 11 से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। तो इसका 2 गुणनखंड होते हैं, एक होता है और एक अपने आप से होता है। तो सवाल में वो देखिए क्या कहा है कि 2 या ज़्यादा भाजक होते हैं, ऐसा नहीं है, बस 2 ही भाजक होते हैं, ज़्यादा भाजक नहीं होते हैं। अब देखिए इसका भी राइटर एक आंसर बना दिए, लेकिन 1 नंबर इसका आंसर क्या है, गलत है। तो कहीं कहीं सवाल में मिसप्रिंटिंग है, आप क्या कीजिएगा उसमें सुधार कीजिएगा। केवल खुद से और एक से विभाजित होता है। बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो राइटर को बी बनाना चाहिए था, लेकिन गलतियां की हैं कहीं कहीं पर। तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, गलतियां हैं तो रहने दीजिए, है ना, उसी में सुधार करने की जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करेंगे, जो नहीं है उसको आप ले करके निकलते चलिए। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। कहता एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 मिलता है। साधारण ब्याज है ना, तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या होगा। देखिए दर पूछा गया है, तो ये आपका पैसा लगा हुआ है, वार्षिक दर पूछा है, 1 वर्ष का दर पूछा है। तो देखिए 2 वर्ष का दर जो होता है वो 20% मिलता है, R गुने T मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज चलता है, यानी 10 + 10 + 10 गुने 10/100 ऐसे काम करता है। तो 10 10 20 और 0 कटेगा तो 21% ब्याज होता है। यानी साधारण ब्याज में ये काम होता है और दूसरा में चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है। देखिए फिर समझिए, अगर आप R गुने T कर दीजिएगा तो ब्याज प्रतिशत में आ जाएगा, किस में, साधारण ब्याज में। R गुने T कर देंगे तो ब्याज प्रतिशत में आ गया, 10 दूनी 20%। और अगर इसको आप ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो पढ़े होंगे 2R R²। देखिए 10 दूनी 20 और 10 दहें के 100,
तो डबल शून्य कहानी खत्म हो गया, 20 से 21%, 21% आया कि नहीं। आपसे पूछ दिया 1 वर्ष का दर कितना होगा, तो इसको अगर 2 से हम भागा मारेंगे कि इसको तो कितना आ जाएगा 10.50, यही आपके क्या है आंसर है। 1 वर्ष का ब्याज पूछा था, सवाल थोड़ा लॉजिकल था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 का कोई काम यहाँ पर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अगर उधर से निकालेगा तो आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ गए हैं 10 नंबर के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उसके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस जो थे उनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में अपने प्रयास किए थे, जिसके कारण उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। तो कपास और कपास के लत्ते का प्रयोग करते हैं भारतीय मुद्रा को छापने के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाइए 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहले कथन को समझते हैं, कथन के ऊपर ग्राफ बनाएंगे। तो कथन क्या कहता है भाई, कुछ टमाटर लाल है, मान लेते हैं ये टमाटर है, टी से टमाटर मान लेते हैं। तो कुछ टमाटर लाल हैं, ये पूरे टमाटर में से कुछ क्या हैं, लाल हैं। तो कुछ एल कर दिए, लाल कर दिए, सारे टमाटर में से कुछ लाल हैं। अब कहता है कुछ पीले और कुछ हरे हैं, इस सारे टमाटर में कुछ लाल हैं, कुछ पीला है और कुछ क्या है, हरा है। एच से हरा रखे हैं, याद रखिएगा। अब क्या कहता है सवाल में, कुछ हरे हैं। कहता है सभी हरे टमाटर खट्टे हैं, जितना भी हरा टमाटर है वो क्या है, खट्टा है। के से खट्टा कर देते हैं, खट्टे हैं। और लाल में कुछ मीठे हैं, और लाल जो टमाटर उसमें क्या है, मीठा है। देखिए पहले सवाल कैसे बना, कहा कि कुछ टमाटर में से लाल हैं, कुछ पीला है, कुछ हरा है, और हरा में से खट्टा है और लाल में से मीठा है। सवाल ये बोल दिया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं है। यहाँ पर पके का तो कोई बात ही नहीं आया, ये तो पीला का ही ग्राफ है, पका हुआ का कोई चर्चा नहीं है, यानी पहला नंबर तो गलत हो गया। देखिए जब ग्राफ में कथन में उसका चर्चा ही नहीं हो तो सवाल का सीधे आंसर वो गलत हो जाता है। तो एक गलत हो गया, पका हुआ का कोई चर्चा कहीं पर नहीं है। चलिए हरे का मतलब नहीं समझिए, पका हुआ ये सब मत समझ जाइएगा। दूसरा नंबर क्या है भाई, कहता है कोई भी लाल टमाटर नहीं है, कोई भी लाल टमाटर नहीं है, लेकिन टमाटर तो लाल है। तो यहाँ दूसरा भी क्या हो गया, गलत है। कोई भी लाल टमाटर नहीं है जो खट्टा या मीठा हो, तो लाल टमाटर मीठा है, इसलिए दूसरा नंबर भी गलत हो गया। तो इसके आंसर जाएंगे 1 और 2 दोनों सही नहीं है, दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। तो इसके आंसर जाएंगे डी नंबर, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, क्या कहता है सो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब बदला गया। देखिए बाबू, देखिए पहले था क्या, युद्ध विराम रेखा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। भारत और पाकिस्तान के बीच कब कब युद्ध हुआ, जरा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले हुआ था 1947-48 में युद्ध हो गया था, उसके बाद 1965 में युद्ध हो गया, और उसके बाद 1971 में हो गया, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। 4 बार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो चुका है। तो जब 1971 में जो युद्ध हुआ था, तो याद रखिए पाकिस्तान क्या किया था, कुछ क्षेत्र भारत का ले लिया था, जिसमें POK जो है चला गया था। तो 71 में क्या था, पाकिस्तान ही युद्ध शुरू किया, और पाकिस्तान क्या किया कि जब तक ले भारतीय लोग तैयार हुए युद्ध के लिए, भारतीयों को पता नहीं था कि युद्ध होगा। और 71 के युद्ध में क्या हुआ कि जब ले भारतीय तैयार हुए तब ले पाकिस्तान कुछ अंदर हिल गया था, कुछ चीज़ों पर कब्जा कर लिया था। तो कब्जा कर लिया, उसके बाद तुरंत बोल दिया युद्ध विराम, अब रोक दिया। अब सोचिए भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और बोल दिया कि युद्ध विराम हो गया, रुक गया। तो जो क्षेत्र में कब्जा किए हुए था पाकिस्तानी लोग, उस क्षेत्र को युद्ध विराम क्षेत्र कहा गया, कि अब यहाँ पर युद्ध विराम लगा हुआ है, युद्ध विराम क्षेत्र। लेकिन बाद में इसी जगह को, इसी स्थान को अब हुआ कि युद्ध विराम हो गया तो जगह दे देगा, वापस कर देगा। पाकिस्तान लोग बहुत चालाक, पाकिस्तानी लोग, वो सब क्या किए, पाकिस्तान के जो सत्ता वाले थे इस क्षेत्र को POK बना दिए, याद रखिए। मतलब LOC के रूप में इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिए, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में इसको कर दिए कि ये आपका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो मेरे कब्जे में है, अब यह क्षेत्र लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगा, यानी यहाँ तक मेरा नियंत्रण है। तो पाकिस्तानी लोग क्या किए, इस क्षेत्र को हमसे भारत से ले लिए, जिसमें POK मेरा चला गया। बाद में लड़ करके पाकिस्तान से लेना है POK। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। कहता है x² + 17x + 72 द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, x² + 17x + 72 बराबर 0। तो कहता है x का मान निकालिए, द्विघात समीकरण है। गुना करने पर 72 आना चाहिए,
और जोड़ने घटाने पर 17 आना चाहिए। तो देखिए कि 72 कैसे आएगा, है ना, कि 72 17 जोड़ने घटाने पर 17 ही है, जोड़ने घटाने पर 17 आ जाए और 72 आ जाए। तो देखिए आप अगर गौर कीजिएगा तो 9 और 8 का पहाड़ा एक ऐसा पहाड़ा होता है जिसमें गुना करने पर 72 आ जाएगा, जोड़ने पर 17 आ जाएगा। अगर दिमाग काम नहीं करे, कभी x मान पूछ दिया जाएगा तो ऑप्शन में भी देखिएगा तो 9 और 8 रहेगा, समझ जाइएगा 9 8 में टूटेगा। अब देखिए इसको लिखिए 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x, 9 8 17, 9 8 72 भी प्लस 72 बराबर 0। कॉमन यहीं पर ले लेते हैं, ज़्यादा दूर स्टेप नहीं करते हैं, x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस 9, यहाँ पर 8 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 9, ये दोनों मिल गए यानी x प्लस 9 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर -9 और x बराबर -8। ये प्लस में उधर जा करके माइनस में हो जाता है, अब माइनस में रहता है तो प्लस में, यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो गया दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर क्या थे, -8 और -9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते किए हैं। देखिए हाल ही में ये सवाल 2016 में आया था, यह सवाल 2016 का है क्योंकि एग्जाम कब पड़ा था, ये 2016 का। तो उसके अनुसार से उस समय का सवाल है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। तो सवाल में था हाल ही में निम्नलिखित में किस देश भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते किए थे। तो 2016 में रूस ने समझौता किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जीएस का है, फिजिक्स का। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनता है, यानी किस प्रकार का शोर या आवाज़ जो है कान को हानि या क्षति पहुंचा सकता है। तो लगभग 130 डेसिबल से ऊपर कान के जो भाग हैं, कान के अंदर के जो भाग हैं उसको क्षति पहुंचा सकता है। देखिए आपके लिए 75 प्लस डेसिबल, अगर 75 से ज़्यादा डेसिबल का रह जाता है तो वो हमारे कान को असहज लगने लगता है, मतलब शोर ज़्यादा, मतलब वो आपको परेशान करने लगता है। और जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं वो 30 से 35 डेसिबल का होता है। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़े जैसे संबंध दर्शाता हो। ऑप्शन है अदालत वकील, तो अदालत में कौन होता है, वकील होता है। पुस्तक में लेखक होता है, नहीं। आहार में भूख होता है, नहीं। पाठशाला में अध्यापक होता है, ये सही होगा, सटीक होगा। विषय में छात्र होता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या होंगे, सी नंबर, पाठशाला अध्यापक। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एज प्रॉब्लम का सवाल है। एज प्रॉब्लम का क्या सवाल कहता है जरा समझते हैं। एक दादा की उम्र उसके पोते से 5 गुना है। मान लेते हैं ये दादा है और ये पोता है, ठीक है। तो कहता है दादा की उम्र पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 है तो 5 गुना ज़्यादा यानी ये 6 है। जैसे 1 का 5 गुना 5 होगा, अब 5 गुना ज़्यादा बोल रहा है, कितना होगा, 6 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोतों के संभावित उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो देखिए जो भी ऑप्शन दादा और पोते की उम्र पूछा है तो दादा और पोते की उम्र का संभावित उम्र का समर्थन नहीं करता है। देखिए एक सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा, कहता है एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। अगर बोलता सवाल में कि एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र की 5 गुना है तो 1 होता तो 5 कर देते। अगर सिर्फ सवाल में बोलता 5 गुना है, लेकिन यहाँ पर बोला 5 गुना ज़्यादा है, यानी 1 का 5 गुना 5 होता है और ज़्यादा होने का मतलब क्या है, 5 ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 1 और 6 के रेशियो में आ गया। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दादा और पोतों की कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। कुल उम्र का मतलब है 6 से भी कट जाए और 1 से भी कट जाए। तो आंसर क्या होंगे, देखिए 6 से भी कट जाए और 1 से कट जाए, यानी सीधे समझिए जो 6 से कटेगा वो तो 1 से कटेगा ही कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 50, 54, 72 और 66। तो कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए 54 6 से कट जाएगा, 72 6 से, 66 6 से, लेकिन 50 6 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये कभी भी दादा का उम्र नहीं बन सकता है। तो आंसर इसके कौन हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, 50 आंसर हो जाएंगे। कहता है इनमें से नहीं करता है, तो 50 इसका आंसर क्या है, यही आंसर है, नहीं पूछा है, ये सब तो कटने वाला था। चलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 50, क्योंकि 6 से नहीं कटता है। ज़्यादा बोल रहा है इसलिए 5 ज़्यादा किए, अगर बोलता 5 गुना है तो 5 गुना वही छोड़ देते। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखिए 13:30
हो तो 41:41 वाट, ये आपको बताना है कि अगर 13 अनुपात यानी जो संबंध 13 का 30 के साथ है वही संबंध इसके साथ होना चाहिए। तो देखिए इस सवाल को लॉजिक से अगर 78 इसका ऑप्शन है, 82 है, 84 है और 85 है, तो देखिए लग रहा होगा आपको कि 13 में अगर 2 से गुना कर दें और उसके बाद 4 जोड़ दें तो 13 दूनी 26 और 4 कितना 30 हो जाएगा। तो 4 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर कहिए, 13 दूनी 26 और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दिए तो 30 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम वही काम करते हैं 41 दूनी प्लस 2 का स्क्वायर, तो देखिए 41 दूनी 82 और 4 कितना 82 4 86, लेकिन किसी ऑप्शन में 86 है नहीं है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो देखिए कभी कभी क्या करता है सीरीज में कि अगर यहाँ स्क्वायर किया तो वहाँ स्क्वायर हटा देता है या क्यों कर देता है। तो देखिए गौर करके जरा, अगर 41 दूनी करेंगे 82 और अगर हम यहाँ पर पावर 2 दिए थे यहाँ पर पावर 1 देंगे, एक सीरीज बना देंगे। आगे हो सकता है हम पावर सिर्फ 0 रख दें या 2 से गुना करें अगला सीरीज में। तो 41 दूनी 82 और 2 84। देखिए 84 कौन से ऑप्शन में है, 84 सी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएंगे। अगर यही सीरीज पर यह काम करता तो आंसर 86 आता, जो कि कोई ऑप्शन में 86 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फेरबदल करने की कोशिश करेंगे। तो 2 से गुना किए, 2 का स्क्वायर है, अब 2 से गुना किए 2 पर पावर 1 ही रखे, यहाँ 2 रखे, यहाँ क्या रखे 1 ही रखे। तो कभी कभी ऐसा अल्टर सीरीज का सवाल भी आता है परीक्षा में। चलिए तो इसका आंसर क्या होने चाहिए, 84 होने चाहिए। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 नंबर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर, ये तो जानते हैं, राजधानी आपको याद भी होगा। प्रसिद्ध कैंटोन टावर किस देश में स्थित है, कैंटोन टावर चाइना में है, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, कहता है 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों में 367 करोड़ की आर्थिक सहायता है। कितना मिलना है आर्थिक सहायता, 376 करोड़। 376 करोड़ रुपया को 3 राज्य को बांटना है और कहता है वो बंटवारा किस अनुपात में देना है आपको, कि 1:3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में। सवाल में बोला है 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में। 3 राज्य हैं और सबको इसी अनुपात में पैसा आपको बांटना है। कितना, 376 करोड़ रुपया बांटना है। याद रखिए लिखा हुआ 376 करोड़, 376 करोड़ रुपया को बंटवारा करना है। तो ऐसा सवाल आता है तो पहले इसको सीधा कर लीजिए, छुपा छुपा के सीधा कर लीजिए। जिसका मान छुपाइएगा निकल जाएगा। इसको छुपा देते हैं तो हो जाएगा, मान लीजिए 5 चौके कितना 20, इसको छुपा दीजिए तो 5 तिया कितना 15, इसको छुपा दीजिए 4 तिया कितना 12। अब देखिए कट रहा है किसी से, अब किसी से नहीं कट रहा है। 2 से काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 20 और 15 कितना 35, 35 और 12 कितना 35, 10 45 और 2 47, 47 यूनिट आ गया। अब बराबर कितना रुपया, 376 करोड़ को बांटना है। ये रेशियो में सिर्फ बांट के पैसा आपको निकालना था। तो देखिए 8 से करेंगे, 8 7 56 के 6, हाथ में कितना 5, 8 चौक 32 और 5 37, 8 मरते कैंसिल हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना 8 आ गया। तो पूछा आपसे बता दीजिए तो कुल धनराशि सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सी का मान कितना है 12 है, तो 12 यूनिट का मान निकालना है। तब 1 बराबर 8, तो 12 बराबर 8 96 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस ऑप्शन में है, डी नंबर में 96 करोड़। तो इसके आंसर है 96 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 नंबर क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन है कॉस -780 डिग्री का मान बताइए, यानी वाट इतना बराबर -780 है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा फार्मूला, एक फार्मूला होता है कॉस -थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए हम लिख देते हैं कॉस -थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप याद रखिए। तो कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, यानी कॉस और थीटा का मान 780 डिग्री। तो अब क्या करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है 360 के गुणनखंड में। अगर डिग्री का मान 360 से ज़्यादा हो जाता है तो 360 के गुणनखंड में तोड़ते हैं, यानी कॉस इसको लिख सकते हैं 360 गुने 2, तो 360 गुने 36 दूनी 72, 720 प्लस कितना 40 डिग्री, 720 प्लस 40 डिग्री, 36 दूनी 72, 720 के बाद 60 डिग्री, 60 80 हो जाएगा। चलिए अब आ गया। तो जब 360 गुने 2 होता है तो इसका मान खत्म हो जाता है, क्योंकि 90 का मान 0 होता है कॉस का, तो कॉस का मान 90 का मान होने पर 0 ही मान हो जाता है। तो बच ही जाता है आपके पास क्या, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 का मान कितना होता है
cos 60 का मान होता है 1/2 जो sin 30 का मान होता है। तो आंसर इसके क्या होंगे 1/2। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। तो देखिए त्रिकोणमिति का सवाल बहुत ईजी आता है, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला को अगर आप याद नहीं रखेंगे तो सवाल बिल्कुल आप गलत कर देंगे, और बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं और इन सब में आपको गलती नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 4-1-3 का अर्थ है ब्लैक इज बोल्ड, ब्लैक ब्लैक इज बोल्ड BOLD, ब्लैक इज बोल्ड, उसके बाद लिखा हुआ है 9 7 6 8 5 का अर्थ है वर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई। 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 3 5, 5 संख्या यहाँ भी है। अगला है 10-274 का अर्थ है पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड। तो कहता है ब्लू के लिए कौन सा अंक प्रदर्शित हुआ है, BLU, ब्लू के लिए कौन सा अंक प्रदर्शित हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ब्लू कहाँ लिखा हुआ है, गौर कीजिए कि ब्लू है कहाँ। देखिए ब्लू यहाँ है, देखिए ब्लू यहाँ है, 2 जगह ब्लू है और कहीं ब्लू है, अब तो ब्लू नहीं है। तो अगर ये दोनों लाइन में ब्लू है और ब्लू के बारे में आपको पूछा है तो देखना है कि इन दोनों लाइन में कुछ लड़के क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पर है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर 8 मार देते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि 8 अगर आपका यहाँ पर ब्लू है तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर पर क्या 8 है, नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। पहले मिला लीजिएगा जिसके बारे में पूछा जाए, तो ब्लू मिला लिए। अब देखना है इन दोनों लाइन में कौन सा अक्षर मिल रहा है। तो देखिए 9 नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। अब बाकी कोई भी अक्षर इन दोनों में नहीं मिल रहा है, कोई भी अक्षर यहाँ दोनों में नहीं मिल रहा है, तो ब्लू के लिए मान कितना हो गया 7, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल को। तो देखिए ब्लू का आंसर क्या है 7, बहुत इजी सवाल पूछ दिया था, आपको ध्यान सिर्फ रखना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है क्वेश्चन नंबर 26। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो देखिए पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान, तो इसमें पौधों का अध्ययन होता है। और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी रहेगा, उसमें जंतुओं का अध्ययन होगा, तो इसमें किसका अध्ययन जाएगा, पौधों का अध्ययन। चेचक किस वायरस के कारण होता है, चेचक वारिसेला नामक वायरस के कारण होता है। चलिए याद रखिएगा चेचक किसके कारण, चेचक वायरस से जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाला रोग है, और इस वायरस का नाम क्या है, वारिसेला। अगला सवाल क्या है 28 नंबर, 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में करते हैं, 30 पुरुष को काम पर लगाइएगा तो 80 दिन लग जाएगा। कहता है 20 पुरुष उसके दुगने काम को, 20 पुरुष उसके दुगने काम, यानी 2 गुना का मतलब नीचे 2 रखेंगे। देखिए होता क्या है ना, देखिए दरअसल समझिए सवाल को, ये सवाल बनता है M1 गुने D1 बटा W1 बराबर M2 गुने D2 बटा W2। W2 का मतलब वर्क, M का मतलब मैन, D का मतलब डे। तो मैन कितने हैं भाई, 30 पुरुष हैं, और कितना दिन लग गया 80 दिन, तो मैन इंटू डे हो गया। और वर्क कितना है, एक काम है, कहता है एक काम को मतलब इतना काम को कर सकते हैं, 80 दिनों में कर सकते हैं एक काम को। कहता है 20 पुरुष, अब देखिए मैन हो गया 20 गो, दुगने काम को कितना दिन में, तो काम नीचे रखाएगा तो कई गुना, 2 गुना। यहाँ पर एक काम कर रहा था, यहाँ पर दुगना काम को कर रहा है, कहता है कितना दिन में कर सकते हैं, तो दिन में यहाँ x मान लिए। देखिए काट बराबर कीजिए, देखिए काटिएगा तो 10 मरते कैंसिल, ये भी काटिएगा तो कट जाएगा, 0 0 कहानी खत्म हो गया। तो कितना हो गया 30 8 24, 240 दिन में काम जो होगा समाप्त कर देगा 20 आदमी। तो इसके आंसर क्या जाएंगे 240 जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 28 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। 29 नंबर क्या है कि 29 नंबर है, 13 है, 14 है, फिर 13 है, फिर 12 है, फिर 15, फिर 21, 16, 18 और 13 का रेंज बहुलक तथा माध्यिका निकालिए। क्या निकालना है, रेंज, बहुत अच्छा सवाल है। रेंज निकालना है आपको, बहुलक निकालना है आपको। माध्यिका का सवाल हम बोले थे कि आ रहा है परीक्षा में, बहुलक तथा माध्यिका निकालिए, माध्यिका। 3 चीज़ इसमें निकालना है, तो तीनों चीज़ को सीखिए क्योंकि अगला बार सेट में भी आपको मिलेगा। देखिए माध्यिका बहुलक तो हम बहुत सारे सेट में बताएं, पिछला सेट में भी चला है, और यहाँ पर आ गया 3 चीज़, रेंज, बहुलक और माध्यिका। रेंज का मतलब परिसर, देखिए रेंज बोल देगा या परिसर बोल देगा, परिसर।
ये दोनों में से कुछ भी बोल देगा तो समझिएगा कि निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं सो देखिए, महत्तम मान में से घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं? न्यूनतम मान को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे आपका कहीं भी रेंज का सवाल आएगा तो निकल जाएगा। महत्तम मान क्या हुआ? सबसे बड़ा संख्या। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन लिखल है? 21 सबसे बड़ा है। और देखिए न्यूनतम मान है, सबसे छोटा इसमें कौन है? देखिए सबसे छोटा 12, 12 से छोटा और कोई नहीं है, तो 12 घटा देंगे तो 12 कितना हो गया? क्लियर? 21 में से 12 गया हो गया 9 आंसर। ये आपका निकल गया रेंज। अब बहुलक क्या? ये बहुलक का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखिए 13 1 2 3 बार 13 आया है, 12 एक बार आया है, 18 एक बार आया हुआ है, 15 एक बार आया हुआ है, 21 आया। तो आंसर बहुलक कितना हो जाएगा? 13। बहुलक का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। सबसे ज़्यादा बार कौन है? 13। माध्यिका आप देखिए कैसे निकलता है। माध्यिका के लिए क्या करते हैं, इसको हम पहले सजा देते हैं बढ़ते क्रम में। तो पहले सजाइए बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा पहले कौन है? 12, फिर 13 13 13, 3 को 13 है, 1 2 3 को 13 है, फिर आई 14 पर 14 एगो है। 14 के बाद देखिए कितना है? 15। अब 15 के बाद देखिए कौन है? 16। और 16 के बाद देखिए कौन है? 18। 18 के बाद कितना है? 21। बढ़ते क्रम में लिख दिए। देखिए 12 है, फिर 13 13 है, 14 15 16 18 21, सब इसमें से खोज के लिख दिए। 2 2 4 2 6 1 7 8 9 गो है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। तो अब देखिए 9 गो है। 9 गो का मतलब क्या हुआ? ये विषम संख्या में है, तो 9 में 1 जोड़ते हैं बटा 2 करते हैं। याद रखिएगा यही पद होता है। तो 9 1 10 बटा 2, यानी कैमा पद? 5वां पद आपको चुनना है। 5वां पद यानी 5वां पद आपको चुनना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां कौन हो गया? आंसर 14 हो जाएगा। तब इसका आंसर मिला लीजिए। देखिए क्या क्या पूछा था? पहले पूछा था परिसर, तो परिसर 9 है। देखिए बहुलक 13 है, और देखिए माध्यिका 14 है। तो 9 13 14 किस में ऑप्शन में है? ए नंबर में। तो इसके आंसर ये हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल था, इसको एक बार फिर समझिए क्योंकि परीक्षा में पूछेगा। ऐसा सवाल जब आ जाए परीक्षा में और आपको रेंज या परिसर, बहुलक और माध्यिका पूछ दे, तो रेंज या परिसर दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है। तो जब नाम देगा तो महत्तम मान में से न्यूनतम है, यानी सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान घटा के आंसर हो जाएगा। बहुलक का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 13, इसमें 3 बार आ चुका है, इसलिए आंसर हो गया। अब माध्यिका हम क्या करेंगे? पहले सजा लेंगे। तो पहले हम सजा लिए बढ़ते क्रम में सजा लिए, और सजाने के बाद देखेंगे कि विषम संख्या, अगर विषम संख्या में रहेगा तो 1 जोड़ना है, और सम संख्या में रहेगा तो 1 नहीं जोड़ना है। विषम संख्या 9 है, 1 जोड़ दिए 10, 10 बटा 2 भागा हमारे 5वां पद 1 2 3 4, 5वां पद आंसर हो गया। तीनों बहुत ईजी सवाल होता है, लेकिन बशर्ते आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है इसको देखते हैं। 30 नंबर का आता है क्वेश्चन, एक तस्वीर की और हेमा ने कहा, एक तस्वीर को देखकर, 30 नंबर रिलेशनशिप का है। हेमा ने कहा यह यानी एक तस्वीर की हेमा ने कहा यह मेरे पिता की पत्नी। देखिए ये हेमा है, और हेमा ही बोल रहे हैं मेरे पिता, तो हेमा के पिता हो गए ऊपर। हेमा मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी कौन लगेगी? मेरी माँ। ये हो गई हेमा की माँ। मेरे पिता की पत्नी के भाई यानी कौन हो गए? मामा जी, क्योंकि मम्मी के भाई कौन लगते हैं? मामा जी। पत्नी के भाई की बहन मेरी माँ हो सकती है, या तो मेरी मौसी भी हो सकती है। भाई की बहन की बेटी मान लेते हैं, इनकी बेटी है की बेटी, या फिर अगर मौसी है मान लेते हैं, अगर बीच में कहीं पर मौसी अगर हम रख लेते हैं इनकी मौसी, तो इनकी भी एक बेटी मान सकते हैं। अगर मौसी हुई तो बहन की बेटी है। तो मेरी माँ की बेटी हो तो, या अगर मेरी माँ की बेटी रहेगी तब भी मेरी बहन लगेगी, और मेरी मौसी की बेटी होगी तब भी मेरी बहन ही लगेगी। तो इस सवाल में पूछा इस लड़की का हेमा की माँ के भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस लड़की का, मान लेते हैं ये लड़की है, इस लड़की का हेमा की माँ, तो हेमा की माँ कौन हो गई? ये पिता की पत्नी ये है। हेमा की माँ के भाई, हेमा की माँ के भाई कौन था? ये हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है? यानी ये लड़की कौन लगती है इनके भाई का? तो सोचिए मामा जी लग रहे थे, तो मामा जी तो ये तो बहन आपस में है, तो ये भी तो भांजी हुई। तो आंसर इसकी भांजी जानी चाहिए, क्योंकि मामा या भांजी, तो आंसर देखिए भांजी है। इसके आंसर क्या आ जाएंगे? भांजी। याद रखिए बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन आसान सवाल था। चलिए 30 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है सो देखिए।
एक श्रृंखला दिया हुआ है 3, 9, 17, 27 खाली स्थान है, फिर 53 कहता है खाली स्थान के जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर वाट लिखा हुआ है 3, 7, 9, 17, 27 वाट और उसके बाद 53 लिखा हुआ है, तो वाट की जगह यानी खाली स्थान पर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो देखिए अंतर कीजिए कितने का है, 6 का अंतर कीजिए, 8 का अंतर कीजिए, कितने का 10 का, तो देखिए 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 का अंतर होगा आपकी बार, 12, 12, 2, 14, तो 12 का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, अगर 12 इसमें हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, 2, 9 और 2, 1, 3, 39, 39 में अगर 14 जोड़े तो 9, 4, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 53 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए 39। देखिए सब में दो सब में यहाँ पर 2 6 जोड़ा गया, यहाँ 8, 2, 10, 8, 10, 12 सीरीज जैसे तरह चला है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 नंबर, कीमियोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर के लिए कीमियोथेरेपी का उपचार होता है। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में अपना वक्त बिताया था, और श्रवणबेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्नलिखित शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात कीजिए। सोचना यानी मनन करना, प्रचुर, बहुत, देखिए सोचना मनन करना एक ही चीज़ है, प्रचुर यानी बहुत एक ही चीज़ है। संपूर्ण, छिद्र अलग अलग है, संपूर्ण का मतलब पूरा होना चाहिए, यहाँ छिद्र है तो अलग है ये। सतर्क और चौकन्ना, सतर्क चौकन्ना, सोचना मनन करना, प्रचुर बहुत सब एक जाति का मतलब एक ही है, समानार्थी शब्द है, लेकिन संपूर्ण का समानार्थी छिद्र नहीं होगा, वहाँ पूरा होना चाहिए, तो आंसर इसका सी अलग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, MS ऑफिस एक है, MS ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने आएंगे। देखिए श्रेणी यानी 1 से लेकर अगर आप 99 तक गिनते हैं तो कहता है दहाई के कुल अंक कितने आएंगे, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन नंबर कितना है 36। इकाई अंक बोलते हैं 1 अंक वाला, तो 1 से लेकर 9 तक तो इकाई अंक आता है, तो 10 से लेकर 99 तक दहाई अंक आता है, लेकिन सैकड़ा तिहाई अंक हो जाता है। तो 10 से लेकर 99 तक आपको गिनना है, तो 99 में से 9 चल गया तो बचा कै गो, मतलब 99 में से 9 जाएगा तो 90 को बचेगा। 90 संख्या ऐसा है जो आएगा दहाई अंक लेकर के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90। चलिए 36 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है सो देखिए। वृत्त ए और बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। 2 वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 4 है। यदि बिंदु पी ए पर स्थित है, बिंदु क्यू बी पर स्थित है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक स्पर्श करते हैं। देखिए 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को ठीक से स्पर्श करते हैं, मान लेते हैं इसे टच कर रहा है, ठीक है। और कहता है यहाँ पर P बिंदु दिया है और PA स्थित है, ये बिंदु PA पर स्थित है। यदि बिंदु PA पर स्थित है तथा QB पर स्थित है, QB यहाँ पर मान लेते हैं Q, यहाँ पर मान लेते हैं B पॉइंट पर स्थित है, दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो PQ भाग की अधिकतम लंबाई होगी। यहाँ से ले करके यहाँ तक की लंबाई बताना है आपको, यानी P से ले करके कहाँ तक, Q तक आपको लंबाई बताना है, याद रखना है। तो इसमें दोनों की त्रिज्या 4 है, तो बताइए त्रिज्या अगर E 4 है तो त्रिज्या इधर भी 4 होगा। त्रिज्या होता है सेंटर से लाइन बीच अभी लाइन तक का दूरी, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो बताइए शब्द और त्रिज्या 4 है तो व्यास 8 होगा, त्रिज्या 4 तो व्यास 8 होगा। तो देखिए कितना हो गया 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 इसके क्या है आंसर हो जाएंगे। तो बस करना कुछ नहीं था, बस जोड़ के आपको बताना था, यहाँ पर सब कुछ मान दिया हुआ था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। कहता है चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है 4, 8, 7 वाट। कहता है चतुर्थ अनुपात यानी चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चौथा अनुपात जब ज्ञात करना होता है, चतुर्था अनुपात जब ज्ञात करना होता है तो नज़दीक से नज़दीक और दूर से दूर गुना होता है। तो यहाँ वाला तो ज्ञात करना है, मान लेते हैं x, तो नज़दीक से नज़दीक और दूर से तो दूर से दूर गुना कर रहे हैं, तो हो जाएगा 4x बराबर 8 गुने 7। गुना मत करिए, 4 दूनी 8 कट रहा है, काट दिए, x बराबर 7 दूनी 14, आंसर आ गया। चतुर्थ अनुपात कितना 14। याद रखना है, कभी कभी बीच यहाँ वाला गायब कर देगा, यहाँ x मान यहाँ वाला दे देगा, यहाँ गायब कर देगा, कुछ भी कर दे तो आप इसी फार्मूला पर बनाइएगा, बीच बीच से गुना और दूर दूर से गुना होता है।
39 नंबर है, खगोलीय लीप वर्ष किसके लिए मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से, मतलब प्रकाश वर्ष को मापा जाता है खगोलीय लीप ईयर में। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए। 40 नंबर कहता है एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में चाल जुटता है। जैसे आप धारा की दिशा में तैरिएगा तो धारा आपको और ठेलेगा, यानी चाल जुटेगा। धारा के दिशा में चाल 21 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में चाल कितना है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति 4 मान लिए, धारा की विपरीत दिशा में उसकी गति कितनी होगी? तो पहले x का मान निकालिए, तो हो जाएगा x बराबर 21 में से 4 गया तो 17। अब कहता है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर, तो x माइनस वाई का मान निकालना है, तो x का मान 17 आ गया था तो 17 लिख देंगे। अब y का मान निकाल लेंगे। देखिए x का मान जब यहाँ रखिएगा 17 तो ये कितना बन जाएगा? 17 प्लस y बराबर 21 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 17 जाकर उधर घटेगा तो कितना जाएगा? 4। यानी आपको करना है 17 माइनस 4 यानी कितना? आंसर 13। देखिए 13 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 13 ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। नाव की चाल हम मान लिए, नाव की चाल मान लिए x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल मान लिए 22 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना मान लिए? 22 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की दिशा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल जुटता है, इसलिए चाल को जोड़ दिए। देखिए x प्लस वाई का मान 21 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई, तो x का मान, y का मान 4 दे दिया, y का मान यानी धारा के चाल दे दिया, तो x का मान निकाल लिए 17। अब x का मान पुट करके y का वैल्यू निकाल लिए। देखिए यहाँ पर x का मान 17 पुट किए, 17 प्लस y बराबर 21, तो y का मान 4। तो अब देखिए x का मान y का मान निकल गया। कहता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल घटता है, तो चाल घटा दिए, आ गया मान कितना? 13 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या कहता है? फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी शीर्ष में सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? बेल्जियम। देखिए ये सब सवाल 2016 का है, आप इसे नहीं भी अभी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए कि 2016 में जो है फीफा का जो विश्व स्तरीय रैंकिंग आया था तो उसमें सबसे पहला स्थान किसको मिला था? बेल्जियम को, है ना, बेल्जियम को। फुटबॉल में सबसे ज़्यादा जो मेडल लाने वाला है या कप जीतने वाला है वो ब्राज़ील है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का मतलब क्या है? पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का क्या मतलब होता है? पार्टिकुलेट मैटर। तो इसके आंसर क्या जाएंगे? देखिए कौन से ऑप्शन में? कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? 3 जींस पतलून 1000 में बेची गई। 3 जींस पतलून, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। 3 जींस पतलून, 3 को कपड़ा मान लेते हैं, जींस पतलून छोड़ दीजिए, 3 कपड़ा 1000 में बेचा गया। कितना में बेचा गया? 1000 में। कहता है इनमें से सेल में छूट के अनुसार 1 पतलून मुफ्त दी गई। जब 3 को आप कपड़ा लिए ने तो 1 छूट मिला। क्या मिला? 1 छूट मिला। तो 3 को खरीदे यानी हो गया क्रय मूल्य, और 1 छूट मिला, ये हो गया आपको लाभ, ये आपको फ्री मिल गया। तो कहता है बता दीजिए कितना लाभ होगा, कुल कितना छूट मिलेगा? तो 1 छूट मिला है कै गो पर? 3 गो पर, गुने 100 कर दीजिए, निकल जाएगा, भागा लगेगा 100/3 का मतलब 33.1/3 या 33.33% का आपको छूट मिला। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी नंबर में। चलिए 43 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 5 वृक्षों में ताड़ नीम से लंबा है। ताड़ किससे लंबा है? नीम से लंबा है। नीम से लंबा कौन है? ताड़ है। कहता है जो नारियल से छोटा है। ताड़ जो है नीम से लंबा है लेकिन नारियल से क्या बोल रहा है? छोटा है। कहता है सागौन आम से लंबा है। सागौन एक पेड़ है जो आम से, ए से आम मान लेते हैं, आम से लंबा कौन है? सागौन है। कहता है जो नीम की ऊंचाई के बराबर है। नीम की ऊंचाई के क्या है? ये दोनों बराबर है। तो कहता है ताड़ सबसे लंबा होता है। ताड़ सबसे लंबा होता है, तो बात की बात है। नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितना है? नारियल की तुलना में सागौन के बारे में पूछा है। तो इन दोनों में ये दोनों बराबर हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल में बोला है कि नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी है, जबकि एक बात बोला है कि सागौन आम से लंबा है जो नीम के ऊंचाई के बराबर होता है, जो नीम की ऊंचाई के बराबर होता है। लेकिन इन दोनों में हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि बड़ा कौन है, जबकि बोला है कि नारियल से सागौन लंबा होता है
हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये दोनों बराबर जरूर है, लेकिन बड़ा छोटा ये दोनों में कौन है पता हमसे नहीं चल सकता है, तो इसके आंसर जाएंगे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर। GSAT 16 क्या है, एक प्रकार का संचार उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आइए। 47 है, के की माता, मान लेते हैं ये नाम के नाम का व्यक्ति है, तो के की माता एम के बेटे की पत्नी, एम यहाँ पर है, एम के बेटा मान लेते हैं एक है, इसकी पत्नी लगती है। के की जो माँ है वो एम के बेटा की कौन लगती है, पत्नी है, यानी ये दोनों पति पत्नी है, तो पत्नी लगते हैं। पत्नी के दो, एम के पत्नी के 2 संतान हैं, एम के एक पत्नी होगा यहाँ पर, इसके 2 संतान है, तो 2 संतान कहता है जिसमें एक बेटी है, एक अगर उनमें से बेटी है तो एक बेटा भी तो था। कहता है एम की पत्नी के 2 संतान, इसका मतलब एम के भी 2 संतान, तो एक संतान एक है, एक संतान ये बेटी हो गई। अब सवाल में कहता है एम की बेटी का के से क्या रिश्ता है, के से एम की बेटी इसके साथ रिश्ता बोला है, तो सोचिए ये मम्मी और ये पापा, पापा की बहन, पापा की बहन कौन लगेगी, फुआ। आंसर क्या जाएगा, फुआ। इसका आंसर जाएगा फुआ, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 नंबर है, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 49 में आइए। 49 नंबर क्या कहता है कि 2 समीकरण है, y बराबर x प्लस 22 और फिर y बराबर 2x प्लस 10, तो कहता है y का मान बताइए। देखिए y दोनों जगह बराबर है, y का मान यहाँ भी, y का मान यहाँ, तो ये जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होता है, यानी x प्लस 22 बराबर 2x प्लस 10 हो जाएगा। अब x को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा x, और इधर घटेगा तो हो जाएगा 12। x का मान कितना है, 12। x का मान जब निकल गया 12 तो 12 मान पुट कर देते हैं, तो 12 प्लस 22 मिला के कितना हो जाएगा, 12 22, 2 2 4, 2 1 3, तो आ जाएगा 34। देखिए कौन से ऑप्शन में 34 है, डी नंबर में। 49 नंबर हो गया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर। कहता है विश्व किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को। गोदावरी जो है दक्षिण भारत में गंगा के रूप में जानी जाती है। जैसे उत्तर भारत में हम सब गंगा कहते हैं गंगा नदी को, वैसे दक्षिण भारत में गोदावरी को गंगा नदी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 हो गया।